काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 1। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक उपन्यास के अंदर था। एक नायक का जन्म। द बर्थ ऑफ ए हीरो एक उपन्यास था जो मुख्य पात्र चोई हान एक हाई स्कूल के लड़के के साहसिक कारनामों पर केंद्रित था, जिसे पृथ्वी से अलग आयाम में ले जाया गया था, साथ ही महाद्वीप के कई नायकों के जन्म पर भी। मैं उस उपन्यास का एक हिस्सा बन गया, काउंट के परिवार के कचरे के रूप में, वह परिवार जो उस क्षेत्र की देखरेख करता था जहां चोई हान द्वारा दौरा किया गया पहला गांव स्थित है। समस्या यह है कि चोई हान उस गांव के बाद विकृत हो जाता है और उसमें रहने वाले सभी लोग हत्यारों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। बड़ी समस्या यह है कि मैं जो मूर्ख बन गया हूं, उसे गांव में हुई घटना के बारे में पता नहीं है और वह चोई हान के साथ छेड़छाड़ करता है और इसके लिए उसे बुरी तरह पीटा जाता है। उद्धरण चिन्ह ... यह एक समस्या होगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ गंभीर घटना घटी है, लेकिन इसे अपना नया जीवन बनाने का प्रयास करना सार्थक था। आदमी को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके शरीर पर धीरे से थपथपा रहा है। उस खुरदुरे हाथ ने आदमी को थके हुए माता पिता के हाथों की याद दिला दी। वह इतना गर्म था। युवा स्वामी, सुबह हो गई है। लेकिन आवाज बहुत गहरी थी। आदमी को पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई और उसकी आंखें अनजाने में खुल गईं। खिड़की से अंदर आ रही तेज धूप की रोशनी के बजाय जो आदमी की आंखों को गर्म कर रही थी, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी संतुष्ट भाव से वहां खड़ा था। ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम एक ही प्रयास के बाद जाग गए। हम मालिक युवा मालिक के साथ भोजन करना चाहते हैं क्योंकि काफी समय हो गया है। लगता है कि आज यह संभव हो जाएगा। बूढ़े आदमी के कंधे के पीछे एक आईना दिखाई दे रहा था। आईने के अंदर एक लाल बालों वाला आदमी था जो उसे देखकर उलझन में लग रहा था। मुझे लगता है कि वह आदमी मैं ही हूँ। युवा मास्टर केल। वह आदमी चिंतित आवाज के स्रोत की ओर मुड़ा और पाया कि बूढ़ा आदमी, जो नौकर जैसा दिख रहा था, उसकी ओर देख रहा था। लेकिन वह चिंतित आदमी समस्या नहीं था। आदमी ने यह बात स्पष्ट रूप से सुनी। यंग मास्टर केल। यह एक जाना पहचाना नाम था। उसने धीरे से नाम बताया, कैल हेनिट्यूस। बूढ़ा नौकर उसकी ओर ऐसे देख रहा था जैसे वह अपने पोते को देख रहा हो। हाँ, यही आपका नाम है, युवा स्वामी। मुझे लगता है कि आप अभी भी थोड़े नशे में हैं। बूढ़े व्यक्ति की चिंतित प्रतिक्रिया सुनकर स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के मन में एक ऐसा नाम आया जो कैले हेनिट्यूज नाम से भी अधिक महत्वपूर्ण था। उद्धरण चिन्ह ... बीक्रोक्स। क्या आप मेरे बेटे के बारे में बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... बावर्ची। हाँ, मेरा बेटा शेफ है। क्या तुम्हें हैंगओवर के लिए कुछ बनाने के लिए उससे कुछ चाहिए? आदमी को लगा कि उसके आसपास का माहौल अंधेरा हो गया है और उसे चक्कर आने लगा है। उसने अपना सिर नीचे किया और उसे अपने हाथ पर रख लिया। युवा मालिक, क्या आप अभी भी नशे में हैं? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए या आप अभी नहा लेंगे? आदमी ने अपने चेहरे के सामने गिरते लाल बालों को देखा। यह चमकीला लाल रंग था जो उसके असली काले बालों से बहुत अलग था। केल हेनिट्यूस। बीक्रोक्स। बीक्रोक्स के पिता रॉन। वे पात्र थे जो द बर्थ ऑफ ए हीरो के आरंभ में प्रकट हुए थे। ये वह उपन्यास है जिसे वह व्यक्ति कल रात सोने से पहले पढ़ रहा था। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और चारों ओर देखा। वह बेडरूम देख सकता था जो कि एक सामान्य कोरियाई डिजाइन से बिल्कुल अलग था। इसने उस आदमी को यूरोप के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। कमरे में हर एक चीज बेहद शानदार और आलीशान थी। युवा मास्टर। उस आदमी ने रॉन नामक बूढ़े व्यक्ति को जवाब दिया जो चिंतित और परेशान होने का नाटक कर रहा था। ठंडा पानी। माफ करें, उसे अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ चाहिए था। वह बूढ़े आदमी रॉन के पीछे लगे आईने में केल हेनिट्यूस का चेहरा देख सकता था। अभी भी सामान्य लग रहा है। मुझे लगता है कि केल को अभी तक मुख्य पात्र द्वारा बुरी तरह पीटा नहीं गया है। उसके सुंदर चेहरे ने उसका ध्यान आकर्षित किया। जब उस आदमी ने अपनी आंखें खोली तो वह कैले हेनिट्यूस बन चुका था। केल हेनिट्यूस, वह कूड़ा जिसकी द बर्थ ऑफ ए हीरो की शुरुआत में मुख्य किरदार ने बुरी तरह पिटाई की थी। वह ऐसा ही था। युवा स्वामी, मुझे लगता है आप ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे। क्या आप पीने का पानी मांग रहे हैं? केल ने अपनी नजर रॉन की ओर घुमाई। रॉन भले ही एक सौम्य बूढ़ा आदमी होने का दिखावा कर रहा हो, लेकिन वह वास्तव में एक क्रूर और दुष्ट व्यक्ति के रूप में अपनी असली पहचान छिपा रहा था। उसने रॉन से अनुरोध किया, कृपया मुझे पीने का पानी ला दो। उसे पहले थोड़ा ठंडा पानी पीने और अपना दिमाग साफ करने की जरूरत थी। मैं इसे तुरंत तैयार कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रॉन एक क्षण के लिए चौंक गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया, लेकिन केल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तारांकन तारांकन तारांकन।
रॉन को बेडरूम से बाहर जाना पड़ा क्योंकि कमरे में सिर्फ गर्म पानी था। जब वह अकेला रह गया तो केल बिस्तर से उतर गया और बाथरूम की ओर चल पड़ा। अगर वह वाकई उपन्यास के अंदर था तो उसे पता था कि अंदर एक बड़ा दर्पण होना चाहिए। जैसा कि उम्मीद थी, पूरा शरीर दिखाने वाला दर्पण बाथरूम के अंदर था। केल हैनेट्यूज, जिन्हें अपनी शक्ल और काया में बहुत दिलचस्पी थी, ने ये दर्पण यहाँ लगवाया था। घर में किसी और के पास ऐसा दर्पण नहीं था। आईने में दिख रहे आदमी के बाल लाल थे और उसका शरीर काफी फिट था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसका शरीर ऐसा था कि कोई भी स्टाइल अच्छा लग सकता था। मैं वास्तव में केल हूँ। आईने में दिखने वाला आदमी वास्तव में उपन्यास का केल हैनेट्यूज था। द बर्थ ऑफ ए हीरो प्रत्येक पात्र की उपस्थिति के बारे में बहुत वर्णनात्मक था। यही कारण था कि आदमी के पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह वास्तव में केल हैनेट्यूज में बदल गया था। क्या लोग आमतौर पर तब शांत हो जाते हैं जब वे आश्चर्यचकित और सदमे में होते हैं? केल नहीं, किम रोक-सू ने शांत भाव से पिछली रात के बारे में सोचा। यह एक सामान्य छुट्टी का दिन था। काफी समय हो गया था जब उसने अपने फोन के बजाय कोई वास्तविक किताब पढ़ी थी, इसलिए वह कुछ किताबें देखने के लिए लाइब्रेरी गया। उसने पूरी सीरीज उधार ली क्योंकि उसने पूरे दिन पढ़ने की योजना बनाई थी। उस किताब का नाम जाहिर है द बर्थ ऑफ ए हीरो था। वह सोने से पहले 5वां खंड खत्म करने में कामयाब रहा, लेकिन जब वह उठा तो वह केल हैनेट्यूज में बदल गया था, वह व्यक्ति जिसे मुख्य किरदार ने खंड 1 में बेरहमी से पीटा था। क्या चीजें उसी तरह घटित होंगी जैसा उपन्यास में हुआ? उसे अप्राकृतिक रूप से शांति महसूस हुई। एक बार जब वह सदमे की स्थिति से बाहर निकल गया तो उसका मन फिर से शांत हो गया। उसे खंड 1 की सामग्री याद आने लगी। एक नायक का जन्म। यह उपन्यास पश्चिमी और पूर्वी महाद्वीपों में नायकों के जन्म के साथ साथ उनके परीक्षणों और विकास के बारे में था। मुख्य पात्र स्वाभाविक रूप से कोरियाई था। वह एक छात्र था जिसे हाई स्कूल में प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में दुनिया में ले जाया गया था। इसके अलावा उसका जीवनकाल ड्रैगन के जीवनकाल जितना लंबा हो गया, जिससे वह कभी बुरा नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह ... ये तो बुरा हुआ। वह ऐसे ही किसी व्यक्ति से पिटने वाला था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि अभी तक उसकी पिटाई नहीं हुई थी। केल ने शीशे से अपनी नजरें हटाईं और टब में चला गया जो गर्म पानी से भरा था। वह टब के सहारे झुक गया और छत की तरफ देखने लगा। ये वही महंगा संगमरमर था जिसका वर्णन उपन्यास में किया गया था। जिस एस्टेट में केल रहता था वह वास्तव में संगमरमर से भरा हुआ था। केल ने छत की ओर देखते हुए बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ याद आएगा। किम रोक-सू के रूप में उनका जीवन। वास्तव में इसमें कुछ खास नहीं था। वह एक अनाथ था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जिसे वह मरते दम तक प्यार करता हो, न ही कोई ऐसा दोस्त जिसे बचाने के लिए वह अपनी जान दे दे। वह सिर्फ इसलिए जीता रहा क्योंकि वह मर नहीं सकता था। हाँ, वो मर नहीं सकता था। वह मौत या दर्द के बारे में सोचना भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब वह छोटा था तब उसके माता पिता दोनों की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वह अनाथ हो गया था। उसे दर्द या मौत पसंद नहीं थी। चाहे वह कुछ भी हो, भले ही वह कुत्ते की गंदगी के ढेर में लौट रहा हो, फिर भी यह मरने से बेहतर था। इस कारण से मुझे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरी पिटाई न हो। केल को नहीं पता था कि उपन्यास में अभी कौन सा दिन है, लेकिन उसे यकीन था कि अभी तक वह मुख्य पात्र से नहीं मिला है। कारण सरल था, मेरे बाजू पर कोई निशान नहीं है। केल हैनेट्यूज, काउंट हैनेट्यूज के परिवार का कचरा। मुख्य पात्र से मिलने से कुछ दिन पहले केल शराब पीकर हंगामा कर रहा था। वह चीजों को इधर उधर फेंक रहा था और एक टूटी हुई मेज की टांग से उसके बाजू पर चाकू लग गया, जिससे निशान पड़ गया। कितना दिलचस्प किरदार है। उसे यह निशान किसी और से लड़ने से नहीं मिला। उसे यह इसलिए मिला क्योंकि वह शराब का स्वाद अच्छा न होने पर गुस्सा हो गया था और उसने गुस्सा दिखाया था। निशान लगने के बाद वह मुख्य किरदार से मिलता है और थोड़ी चर्चा के बाद उसे बुरी तरह पीटा जाता है। केल ने अपनी दोनों बाहें पार कर ली और सोचने लगा। वह नहीं जानता था कि वॉल्यूम 1 में बुरी तरह पिटने के बाद केल का क्या हुआ। वह केवल इतना जानता था कि मुख्य पात्र चोई हान के साथ कई भाग्यपूर्ण मुठभेड़ें होती हैं और वह अपने दल के सदस्यों के साथ मिलकर एक नायक बनने के लिए अनेक कठिनाइयों को पार करता है। इस प्रकार उसके लिए ये साबित करने का युग शुरू हो जाएगा कि वह एक नायक है। रोआन किंगडम, जिसमें केल वर्तमान में रहता है, साथ ही पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपों के कई अन्य स्थान युद्ध से भरे होंगे। ये वास्तव में नायकों के लिए अपनी पूरी क्षमता दिखाने का समय बन जाएगा। केल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। किम रोक-सू, वो व्यक्ति जो केल बन गया।
उसका जीवन आदर्श वाक्य बहुत सरल था। बिना दर्द के लंबे समय तक जीना, जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना, शांतिपूर्ण जीवन जीना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जब तक मैं कहानी को सामान्य तरीके से आगे बढ़ाता रहूंगा, इस तथ्य को हटाते हुए कि मुझे पीटा गया है, मुख्य पात्र बाकी सब संभाल लेगा। किसी अजीब कारण से वह बिना किसी परेशानी के किताब की हर एक पंक्ति को याद कर सकता था। केल गर्म पानी में आराम कर रहा था और अब उसका दिमाग साफ था और वह अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच रहा था। ये भरसक कोशिश कर रहा है। महाद्वीप के युद्ध से बचने और शांति से रहने की कोशिश करना सार्थक था। इस कचरे की स्थिति उस समय से बहुत बेहतर थी जब वह किम रोक-सू था। इस संपत्ति का स्थान भी पश्चिमी महाद्वीप के कोने में था, जो इसे युद्ध से बचने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। उपन्यास में ही ऐसे कई रईस थे जो युद्ध के प्रभावों से बचने में कामयाब रहे। भले ही वह इसे पूरी तरह से टाल न सके, लेकिन उसे कम से कम नुकसान को कम करने में सक्षम होना चाहिए। युवा मालिक, क्या आप बाथरूम के अंदर हैं? वह बाहर से रॉन की आवाज सुन सकता था। केल ने रॉन की असली पहचान के बारे में सोचा। रॉन एक हत्यारा था जो समुद्र के रास्ते पूर्वी महाद्वीप से आया था। उसने एक सौम्य बूढ़ा आदमी होने का दिखावा किया, लेकिन असली रॉन एक क्रूर और निर्दयी आदमी था। हाँ, मैं अभी आता हूँ। उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि वह बूढ़े आदमी से अनौपचारिक रूप से बात करे। केल को एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था और उसने भविष्य में क्या करना है, इस बारे में अपना मन बना लिया। उसे उस बूढ़े आदमी को मुख्य पात्र के पास धकेलकर दूर भेजने की जरूरत थी। वह बूढ़ा आदमी आसानी से एक ही वार में कैल को मार सकता था, लेकिन कैल के साथ ऐसा व्यवहार करता था जैसे आप उसे अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि आपको उसके लिए बुरा लगता है। वह धीरे से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से कैल के बारे में जरा भी परवाह नहीं थी। उपन्यास में चोई हान द्वारा कैल को बुरी तरह पीटने के बाद रॉन मुख्य पात्र और अपने बेटे के साथ चला जाता है। केल ने बाथरोब पहन लिया और जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल गया। रॉन वहां मुस्कुराहट के साथ खड़ा था और उसके हाथ में एक कप के साथ एक ट्रे थी। युवा स्वामी, ये लीजिए। केल ने कप उठाया और बूढ़े आदमी के पास से चला गया। वह ऐसे खतरनाक बूढ़े आदमी से आंख नहीं मिलाना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया। रॉन का चेहरा एक बार फिर अजीब हो गया, लेकिन केल पहले ही उसके पास से निकल चुका था। केल ने ठंडा पानी पीते हुए सोचना शुरू कर दिया। यहाँ बहुत सारे मजबूत लोग हैं। वास्तव में उनमें से बहुत सारे थे। मुख्य पात्र चाहे जहां भी गया हो, वहां या तो मजबूत व्यक्ति थे या छिपे हुए रहस्य वाले व्यक्ति। ये व्यक्ति मानव और अन्य जातियां दोनों थे। मुझे कम से कम खुद को बचाने के लिए ताकत चाहिए। युद्ध से भरे महाद्वीप में लंबे समय तक बिना दर्द के जीने के लिए आपको एक सभ्य स्तर की ताकत की आवश्यकता थी। बेशक आप बहुत मजबूत नहीं हो सकते, फिर अन्य जटिल चीजें होंगी। केल ने उपन्यास के आरंभिक भागों में घटित विभिन्न भाग्यपूर्ण मुठभेड़ों के बारे में सोचा। वे शक्तियां जो मुख्य पात्र और उसके दल के सदस्यों को मजबूत बनाती हैं। वह उन शक्तियों के बारे में सोच रहा था जो उसे बिना दर्द के लंबे समय तक जीने में मदद करेगी। कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो उसके दिमाग में आईं। उसे बस उनमें से एक को चुनना था। युवा स्वामी, अब हम आपको कपड़े पहनाना शुरू करेंगे। ओह, ठीक है, धन्यवाद। जल्दी ही दरवाजा खुला और कुछ नौकर रॉन की मदद करने के लिए अंदर आए, ताकि वे कैल को कपड़े पहना सकें। कैल ने यह नहीं देखा कि रॉन के चेहरे पर एक अलग तरह का भाव था, जो हमेशा की तरह नहीं था जब वह उन कपड़ों को देख रहा था जो नौकर ला रहे थे। आज कुछ सरल सा। उन्हें जटिल पोशाकें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। साधारण कपड़े जो आपको आरामदेह महसूस कराएं, सबसे अच्छे थे। हाँ, युवा स्वामी। कपड़ों की देखरेख करने वाले नौकर ने जल्दी से कुछ साधारण कपड़े निकाले और कैल ने सबसे साधारण कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद उसने हल्के से भौहें सिकुड़ी। ये साधारण पोशाक भी बहुत ज्यादा खर्चीली थी और उसे पसंद नहीं थी। हालांकि दर्पण में प्रतिबिंब काफी सुंदर था। वह सचमुच बहुत सुंदर है और किसी भी कपड़े पर अच्छा दिखता है। चेहरा वास्तव में फैशन के लिए अंतिम टुकड़ा था। उसने आईने में देखा और रॉन को देखने के लिए मुड़ने से पहले अपनी आस्तीन ठीक की। रॉन एक बार फिर एक सौम्य वृद्ध व्यक्ति की तरह मुस्कुरा रहा था। रॉन, चलो चलें। हाँ, युवा स्वामी। केल रॉन के पीछे पीछे चला गया। यह अच्छा था कि उसे एस्टेट के लेआउट को जानने की जरूरत नहीं थी। उसे बस रॉन के पीछे पीछे चलना था जहां उसे जाना था। केल ने जितने भी नौकरों को देखा, वे सभी चौंक गए और सम्मानपूर्वक झुक गए, इससे पहले कि वे भागते हुए दिखाई देते। वे इतने डरे हुए क्यों हैं? केल ने कभी लोगों को नहीं मारा। उसे बस शराब पीना और खेलना पसंद था। कभी कभी जब वह नशे में होता था तो वह चीजें तोड़ देता था।
लेकिन यही वजह थी कि वह परिवार का कूड़ा था। वह लोगों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार भी नहीं करता था, सिवाय उन कुछ लोगों के जिन्हें वह पसंद करता था। अच्छा, अगर कोई मुझसे बात न करे तो अच्छा है। केल ने शांति से इस बारे में सोचा। अगर वह एक आदर्श नागरिक के शरीर में होता तो यह और भी मुश्किल होता। एक कूड़ेदान बिना किसी चिंता के अपनी मर्जी से काम करता है। ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि एक आदर्श नागरिक के रूप में जीने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं अब दरवाजा खोलूंगा। जरूर, कईल ने रॉन की ओर सिर हिलाया। किताब में बताया गया है कि कईल ने रॉन के साथ, जिसने उसे बचपन से ही अपने पोते की तरह पाला था, अपने पिता की तरह ही अच्छा व्यवहार किया। इसमें बताया गया है कि वह हमेशा रॉन को जवाब देता था और उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार करता था। बेशक रॉन वास्तव में ऐसा नहीं सोचता था, इसलिए कईल के लिए रॉन से बात करना आसान था। उसे बस रॉन के सवालों का जवाब देने और उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार करने की जरूरत थी। मुझे आशा है कि आप अपने नाश्ते का आनंद लेंगे। धन्यवाद। रॉन, सुनिश्चित करें कि आप भी अच्छा खाना खाएं। केल रॉन के पास से होते हुए डाइनिंग रूम में चला गया। उसने अपने परिवार को वहां बैठे देखा। उसके पिता और हेनिट्यूस परिवार के वर्तमान मुखिया डेरूथ। उसके बगल में केल की सौतेली माँ काउंटेस और उसका बेटा और बेटी बैठे थे। चारों लोग केल की ओर देखने लगे। आज तुम फिर देर से आए हो। केल की नजर उसके पिता की ओर गई जो बोल रहे थे। द बर्थ ऑफ ए हीरो ने केल की अपने पिता के प्रति भावनाओं का वर्णन इस तरह किया। उनके पिता ही एकमात्र व्यक्ति थे जिनकी बात केल सुनते थे। कचरा क्षेत्र से बाहर नहीं गया और काउंट के क्षेत्र में उसे जो कुछ भी चाहिए था वह उसके पिता काउंट डेरूथ हेनिट्यूस की वजह से था। लेकिन दुर्भाग्य से कईल के पिता इस उपन्यास के अन्य मजबूत पिताओं से अलग थे। उनके पास कोई विशेष कौशल या प्रभाव नहीं था। उनके पास बस बहुत सारा पैसा था। हालांकि कईल को ये बहुत पसंद था। यह एक साधारण जीवन जीने के लिए एकदम सही पारिवारिक माहौल था। फिर वहां अन्य 3 व्यक्ति थे। उसकी सौतेली माँ जानती थी कि वह उसे पसंद नहीं करता और उससे दूर रहती थी। उसका होशियार पहला बेटा, जिसे अपने बड़े भाई केल के साथ व्यवहार करना मुश्किल लगता था, और परिवार की सबसे छोटी प्यारी सदस्य जो अपने बड़े भाई केल से दूर रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि केल उन्हें परेशान करता था या वे केल को परेशान करते थे। वे बस एक दूसरे के साथ अजनबियों की तरह व्यवहार करते थे। केल ने सोचा कि यह शांतिपूर्वक अकेले रहने के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। बैठ जाएं। हाँ पिताजी। केल ने मेज पर रखे खाने को देखा जो नाश्ते की उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाता था और अपनी सीट पर बैठ गया। फिर उसे कुछ अजीब लगा और उसने अपना सिर ऊपर उठाया। क्या आपको कुछ कहना है पिताजी? उद्धरण चिन्ह ... नहीं, मैं नहीं। डेरूथ कईल को घूर रहा था। परिवार के बाकी लोग भी यही कर रहे थे। कईल ने परिवार के हर सदस्य से नजरें मिलाईं। जब भी कईल ने नजरें मिलाईं, वे सभी तुरंत दूर हो गए और खाना जारी रखा। मुझे लगता है कि उन्हें मुझे संभालना बहुत मुश्किल लगता है। केल ने भी अपना सिर टेबल की ओर घुमाया। ये शानदार दावत जो उस नाश्ते से अलग थी जिसे वह सिर्फ पेट भरने के लिए खाता था, उसे देखकर मुस्कुराने लगा। उसने सबसे पहले चाकू से सॉसेज को आधा काटना शुरू किया। ये बहुत रसदार है। उसे नहीं पता था कि सॉसेज को काटते ही उसमें से रस निकल रहा था क्योंकि वह हाथ से बना था या इसलिए क्योंकि उसे अच्छी तरह से पकाया गया था, लेकिन सॉसेज पर लगे रंग ने उसे भूखा कर दिया। केल को एहसास हुए बिना ही मुस्कुराना शुरू कर दिया। खनक। उसने कुछ गिरने की आवाज सुनी और अपने छोटे भाई बेसन से नजर मिलाई। वह देख सकता था कि बेसन के हाथ से कांटा गिर गया था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बेसन ने शांति से माफी मांगी, जैसा कि उपन्यास में वर्णित व्यक्तित्व ने किया था। भोजन की देखरेख करने वाला नौकर जल्दी से बेसन को एक नया कांटा देने आया और फर्श पर पड़े कांटे को उठा लिया। यह देखकर केल को लगा कि एक कुलीन व्यक्ति होना अच्छा है, इससे पहले कि वह एक बार फिर अपने सामने रखे भोजन पर ध्यान केंद्रित करे। केल को उपन्यास में आने की पहली अच्छी बात मिल गई थी। ये नाश्ता बेहद शानदार और इतना स्वादिष्ट था कि उसका पेट पूरी तरह से खुश हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हो सकी। उद्धरण चिन्ह ... हो, यही कारण था कि वह अपने भाई बेसन की स्तब्धकारी घोषणा नहीं सुन सका। केल ने अपने सामने रखे सभी व्यंजनों को देखा। फिर उसने अपना कांटा फलों से बने सलाद की ओर बढ़ाया, जिसे वह पहचान नहीं पाया था। मांस, सूप और ब्रेड से अपना पेट भरने के बाद वह कुछ नया आजमाना चाहता था। फल संतरे जैसा दिख रहा था, लेकिन रंग अंगूर जैसा था। केल ने फल को अपने मुंह में डाला और एक टुकड़ा खाया। उसी क्षण मीठे फलों का रस उसके मुंह में भर गया।
उसे खट्टे फलों से सख्त नफरत थी, इसलिए उसके मुंह में ये बेहद मीठा स्वाद उसे अवचेतन रूप से लार टपकाने पर मजबूर कर देता था। उसी समय उसकी नज़र अपने पिता डेरूथ से मिली, जो उसकी ओर देख रहे थे। केल, डेरूथ ने झिझकते हुए चुपचाप कईल का नाम पुकारा। फिर उसने भौहें सिकोड़ना और अपना मुंह हिलाना शुरू कर दिया। कईल को वह अजीब माहौल पसंद नहीं आया और उसने बोलना शुरू कर दिया। ये स्वादिष्ट है। हाँ, इसका स्वाद तो बेकार है। हाँ, क्या तुमने कहा कि यह स्वादिष्ट है? हाँ, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। इस बार केल ने एक अलग फल उठाया और एक बार फिर अपने मुंह में मिठास का स्वाद चखने के बाद मुस्कुराया। वैसे भी केल हेनिट्यूज नाम का ये कचरा शिष्टाचार की कभी परवाह नहीं करता था। शायद उसे अपने पिता, जो घर के मुखिया हैं, से बात करते समय ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी हो, वह तो पहले से ही एक कूड़ा है। वास्तव में कचरा होना ही सबसे अच्छा है। किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। जब तक वह खुद को मुख्य किरदार से पिटने से बचा सकता है, तब तक उसकी जिंदगी अच्छी रहेगी। जैसा कि केल ने उम्मीद की थी, किसी ने भी उसके शिष्टाचार की आलोचना नहीं की। वास्तव में डेरूथ के चेहरे पर मुस्कान थी और वह अपना सिर हिलाने लगा। हाँ, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें खाना इतना पसंद करते हुए देखकर अच्छा लगा। डेरूथ वास्तव में कईल की परवाह करने वाला एकमात्र व्यक्ति लग रहा था। उसे कईल के शिष्टाचार की कमी की भी परवाह नहीं थी। खैर, एक सच्चे देखभाल करने वाले पिता को शायद कईल के इस व्यक्तित्व को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस कईल को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह असली कईल हेनिट्यूज नहीं था। हाँ, कृपया सुनिश्चित करें कि आप भी खूब खाएं, पिताजी। बेसन ने फिर से आवाज लगाई हो, और केल ने, जिसने इस बार यह आवाज सुनी, अपनी नजरें फिर से बर्तनों पर घुमा लीं। 15 वर्षीय बेसन, केल से 3 साल छोटा भाई, जिसे संभालना मुश्किल था। कूड़े के समान केल के विपरीत बेसन बुद्धिमान, ईमानदार और बहुत जिम्मेदार था। परिवार के लोग बेसन को घर का अगला मुखिया बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे। केल बनने के बाद भी किम रोक-सू इस भावना से सहमत थी। इस क्षेत्र का प्रभारी बनकर जटिल जीवन जीने की अपेक्षा, मैं काउंट के बड़े भाई के रूप में अपने पद का उपयोग करते हुए क्षेत्र के एक हिस्से में शांतिपूर्वक आराम करना और रहना पसंद करूंगा। केल ने बेसन से बहस करने की कोशिश नहीं की। वह बेसन की हैरानी भरी सांसें सुन सकता था और जानता था कि बेसन उसे नीची निगाह से देख रहा है, लेकिन वह इसके बारे में क्या कर सकता था। एक बार जब बेसन घर का मुखिया बन जाता है, तो उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वह शायद केल को नहीं मारेगा, लेकिन चोट न लगने के लिए और चुपचाप एक छोटे से गांव में चले जाने के लिए उसे बेसन को परेशान नहीं करना था। अगर यह संभव नहीं है, तो मैं पहले से ही कुछ पैसे कमा लूंगा और किसी ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां युद्ध नहीं पहुंचेगा। केल ने बेसन की हौंफने की आवाज न सुनने का नाटक किया और खाना जारी रखा। खाना खत्म होने के बाद उसके पिता, डेरूथ, सबसे पहले उठे। ऐसा लग रहा था कि वह नाश्ते से संतुष्ट हो गए थे, क्योंकि उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। अगर हर दिन नाश्ते में ऐसा ही होता, तो शायद केल हर बार नाश्ता करने के लिए अपनी नींद छोड़कर आता। डेरूथ ने अपने परिवार के सदस्यों की तरफ देखा जो उसके उठने के बाद उठे थे, फिर उसने अपनी नज़र अपने पहले जन्मे बेटे केल पर टिकाए। केल, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? डेरूथ के अचानक हाव भाव से केल उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब देने का निर्णय लिया। कृपया मुझे कुछ पैसे दीजिए। जरूर, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। डेरूथ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। ये वास्तव में एक संपन्न परिवार था। चूंकि यह क्षेत्र संगमरमर के लिए खनन करता था और शराब के लिए अंगूर उगाता था, इसलिए इस समय वहां धन की भरमार थी। बहुत बढ़िया, कृपया मुझे जितना हो सके उतना दीजिए। केल को महसूस हो रहा था कि उसके 2 छोटे भाई बहन उसे देख रहे हैं, लेकिन उसे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या शराब पीकर हंगामा करने के बजाय पैसे मांगना बेहतर नहीं था? इसके अलावा उसे अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ से खुद को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के लिए, उस दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ को अंजाम देने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। जरूर, मैं तुम्हें जितना दे सकता हूं दूंगा। पिता के जवाब से संतुष्ट होकर केल मुस्कुराने लगा। हालांकि अपने चैम्बर में वापस आकर डिप्टी बटलर हैंस से चेक प्राप्त करने के बाद वह कुछ नहीं कह पाया। खजाना विभाग और जादू विभाग के साथ साझेदारी के माध्यम से जारी किए गए चेक ने केल के दिल को खुशी से भर दिया। इतना सारा पैसा, ऐसा नहीं लगता कि इस परिवार के पास बहुत कम पैसा था, बल्कि ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा था। उपन्यास में उल्लेख किया गया है कि केल को एक बड़ा भत्ता मिला था,
लेकिन इसमें सटीक राशि का उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि वह चेक पर सूचीबद्ध राशि के आधार पर वास्तविक रूप से समझ सकता था कि यह कितना बड़ा था। 10 मिलियन गैलन, ये लगभग 10 मिलियन कोरियाई वॉन के बराबर है। अगर ऐसा है तो केल अपनी योजना बदल सकता है। केल का दिमाग तेजी से उसके विकल्पों के बारे में सोचने लगा। मैं अब निकल जाऊंगा, युवा स्वामी। डिप्टी बटलर ने चेक दिया और अलविदा कहा, लेकिन केल ने कोई जवाब नहीं दिया। डिप्टी बटलर हंस ने इसे सामान्य बात समझकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। हालांकि उसने जल्द ही चलना बंद कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केल अपनी सीट से उठ गया था और उसने रॉन से कुछ कहा था। रॉन, चलो अध्ययन कक्ष में चले। हंस को केल की बातें सुनकर चिंता हुई। रॉन भी वैसा ही था। उद्धरण चिन्ह ... क्या आपने अध्ययन कहा? केल को यह अजीब लगा। इस धूर्त बूढ़े आदमी की आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या कोई कारण था कि वह अध्ययन कक्ष में नहीं जा सका? हाँ, उसे अपनी योजना बनाने के लिए अध्ययन कक्ष में जाना था। उसके कक्ष में कोई डेस्क या कोई कागज भी नहीं था। हालांकि वहां बहुत सी महंगी दिखने वाली शराब की बोतलें थीं। क्षमा करें, युवा स्वामी, यह क्या है? केल ने चिंतित दिख रहे डिप्टी बटलर की ओर देखा। हम अभी तक अध्ययन कक्ष की सुबह की सफाई नहीं कर पाए हैं। क्या ऐसा है? अगर एक दिन भी सफाई न हो तो कोई बात नहीं। नहीं सर, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। डिप्टी बटलर किसी कारण से इस मामले में बहुत ज्यादा दबाव में था। फिर वह खिलखिलाकर मुस्कुराया और एक उंगली उठाए। कृपया बस 1 घंटा प्रतीक्षा करें। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए अपना नाम लिखूंगा कि अध्ययन पूरी तरह से साफ है। ऐसा नहीं है कि अध्ययन का 10 वर्षों में उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि ऐसा है जिसका उपयोग कल ही किया गया है। जरूर, जो भी हो। उसे 1 घंटा इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। बहुत बढ़िया, फिर मैं जाकर मालिक को इसकी सूचना दूंगा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। हाँ, युवा स्वामी, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, पक्का। एक प्रशिक्षित डिप्टी बटलर की तरह हंस ने बिना कोई आवाज किए दरवाजा बंद किया और गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी में था। केल को पता था कि आधिकारिक बटलर बनने के लिए 3 डिप्टी बटलर होड़ में थे। शायद यही वजह थी कि हंस इस बात को लेकर इतना भावुक था। रॉन, युवा मास्टर, तुम इस तरह क्यों खो गए हो? क्षमा करें, युवा स्वामी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। रॉन के चेहरे पर एक और अजीब भाव था, लेकिन केल ने कीमती चेक को अपनी जेब में रख लिया और पूछा। इतना कुछ चल रहा था कि उसके पास आज की तारीख के बारे में पूछने का भी समय नहीं था। आज की तारीख क्या है? किसी और के मुंह से यह सवाल अजीब लगता, लेकिन नौकर रॉन ने कोमल स्वर में उत्तर दिया। ये फेलिक्स कैलेंडर के 781वें वर्ष के तीसरे महीने का 29वां दिन है। यह एक समस्या है। माफ करें, कुछ नहीं। केल ने एक बार फिर अपनी जेब में रखे 10 मिलियन गैलन को कसकर पकड़ लिया। एकमात्र चीज जिस पर वह भरोसा कर सकता था वह था पैसा। कल फेलिक्स कैलेंडर के 781वें वर्ष के तीसरे महीने का 28वां दिन। ये वह दिन था जब हैरिस गांव के ग्रामीण, वह गांव जहां मुख्य पात्र चोईहान अंधेरे के जंगल से भागने के बाद गया था, वह स्थान जहां चोईहान ने इस दुनिया में पहली बार मानवीय स्नेह महसूस किया, दोस्त बनाए और दूसरा परिवार बनाया, सभी को हत्यारों के एक अज्ञात समूह द्वारा मार दिया गया था। यहां तक कि केल, जिसने 5वां खंड पढ़ा था, भी इस गुप्त संगठन की असली पहचान नहीं जानता था जिसने ग्रामीणों की हत्या की थी। इस स्थिति के बारे में पढ़ते समय कुछ पाठक शायद ऐसा ही कह रहे होंगे। मुझे लगा कि वह वाकई बहुत ताकतवर है। जब उनकी हत्या हो रही थी तब चोईहान क्या कर रहा था? ऐसा सोचना स्वाभाविक है। हालांकि इस उपन्यास का नाम एक नायक का जन्म रखा गया है, न कि नायक की ताकत या नायकों का युद्ध। जन्म, यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जिसने सभी तरह की बाधाओं को पार किया और अपने अतीत के दर्द को सहते हुए एक नायक बन गया। इस दौरान उसे दुश्मनों और दोस्तों से मिलने के साथ साथ प्यार और दोस्ती भी मिलती है। एक ऐसी चीज जो कहानी से गायब नहीं हो सकती, वह है जागृति। हो सकता है कि उसके पास विस्फोटक प्रतिभाएं हों और वह दसियों साल तक अंधेरे के जंगल में रहा हो, लेकिन इन सब के बावजूद चोईहान अभी भी एक मासूम और सज्जन व्यक्ति था जो किसी दूसरे इंसान को नहीं मार सकता था। उसे राक्षसों को मारने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन चोईहान ने कभी किसी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई थी। अपने जैसे किसी व्यक्ति को नायक बनाने के लिए उपन्यास ने चोईहान के लिए एक परिस्थिति बनाई थी। उस महिला को ठीक करने के लिए जिसने उसे अपने बेटे की तरह माना था, चोईहान कुछ कीमती औषधीय जड़ी बूटियां खोजने के लिए अंधेरे के जंगल में चला गया था।
उसे इसे खोजने के लिए जंगल में काफी दूर तक जाना पड़ा, और जब वह अंततः जड़ी बूटी को खोजने में कामयाब हो गया और गांव की ओर वापस लौटा, तो उसने वहां मारे गए ग्रामीणों की लाशें, जलते हुए घर और हत्यारे देखे जो वहां से जाने वाले थे। चोई हान ये देखकर पागल हो गया और उसने पहली बार किसी को मार डाला। बेशक उसने जिन लोगों को मारा वे इस गुप्त संगठन के सदस्य हैं, और यह गुप्त संगठन पूरे उपन्यास में चोई हान के खिलाफ बार बार संघर्ष करता है। चोई हान गुप्त संगठन के सभी हत्यारों को मारने के बाद ही सामान्य स्थिति में लौटता है, लेकिन फिर वह निराशा की स्थिति में चला जाता है क्योंकि वह शवों से कोई जानकारी नहीं जुटा पाता है। फिर वह खुद से वादा करने से पहले ग्रामीणों के शवों को दफना देता है। मैं उन सभी को मार डालूंगा, मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा जिन्होंने ये सब किया। चोई हान को इस समय मृत्यु का दुख महसूस हुआ, लेकिन उसकी पहली हत्या ने उसके दिमाग को झकझोरना शुरू कर दिया। बेशक वह फिर से महसूस करना शुरू कर देता है और उपन्यास में बाद में अपने दल के सदस्यों से मिलने के बाद अधिक मानवीय बनना शुरू कर देता है और एक सच्चा नायक बन जाता है। उद्धरण चिन्ह रॉन, हाँ युवा स्वामी, कृपया एक कप ठंडा पानी दीजिए। उद्धरण चिन्ह मैं समझता हूँ। रॉन के चले जाने के बाद जब वह कमरे में अकेला रह गया तो केल ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा ढक लिया। समस्या ये थी कि हैरिस गांव छोड़ने के बाद यह विकृत चोई हान जिस शहर में पहुंचता है वह वेस्टर्न नामक शहर है जो हेनेट्यूस क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। केल जो चोई हान से टकरा जाता है, चोई हान को परेशान करता है और उसे पीटा जाता है। यही वह समय होता है जब चोई हान को उसका पहला विषय पार्टी सदस्य विश्वसनीय शेफ बीक्रोक्स मिलता है। उद्धरण मैं पहले से ही वहां जाकर उसकी मदद करने वाला था। पिटाई से बचने का सबसे अच्छा परिदृश्य अब उपलब्ध नहीं है। मुझे गांव के लोगों को बचाने की अधिक चिंता थी, लेकिन इस समय मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब बस इतना ही बाकी है कि मैं इस तरह से काम करूं कि मुझे क्रोधित चोई हान से मार खाने से बचा जा सके, जो कल तक वेस्टर्न सिटी पहुंचने के लिए पागलों की तरह तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्य पात्र से बचना अच्छा विचार नहीं है। उसे चोई हान से टकराने की जरूरत थी ताकि रॉन और बीक्रोक्स भी उससे टकरा जाएं। तीनों के लिए अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू करने के लिए एक साथ इस जगह को छोड़ने का यही एकमात्र तरीका था। फिर कार्रवाई का सिर्फ एक ही रास्ता बचा, उन्हें एक दूसरे से टकराने दो और फिर उनके रास्ते से हट जाओ। यदि संभव हो तो सर्वोत्तम प्रथम प्रभाव के साथ। युवा मास्टर, धन्यवाद रॉन। केल ने रॉन द्वारा लाए गए कप से एक घूंट लिया, फिर वह भौहें सिकोड़ने लगा। ये ठंडा पानी नहीं है, ये नींबू पानी है। वह वास्तव में एक कपटी आदमी है। वह जानता है कि किम रोकसू की तरह असली केल को खट्टी चीजें पसंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसने नींबू पानी लाने का फैसला किया जिसे तैयार करने में ठंडे पानी से ज्यादा मेहनत लगेगी। केल खट्टे स्वाद पर गुस्सा होना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह उस हत्यारे बूढ़े आदमी से डरता था। वह केवल नींबू पानी पी सकता था। धन्यवाद, यह अद्भुत था। कोई बात नहीं युवा स्वामी, हमें जल्द ही अध्ययन कक्ष में जाना चाहिए। महान। रॉन की सौम्य और कोमल मुस्कान ने केल को सिहरन पैदा कर दी। उसने एक बार फिर सहायता के लिए 10 मिलियन गैलन का चेक पकड़ लिया। पैसा ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिस पर आप भरोसा कर सकते थे। जब तक भोजन उसके सामने था वह किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता था। वह अपने मुंह से निकलती प्रशंसा की भावना को भी रोक नहीं सकता था। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। डिप्टी बटलर हंस केल के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर चौंक गया। केल टेबल पर अकेला बैठा था, हंस उसके बगल में खड़ा था। नाश्ते के अलावा काउंट हेनेट्यूस का परिवार अन्य भोजन का भी स्वतंत्र रूप से ध्यान रखता था। सच कहें तो ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उनमें से प्रत्येक की अपनी जिम्मेदारियां थीं। किसी ने यह नहीं कहा कि कुलीन होना आसान है। विशेषकर यदि आप प्रशासन या राजनीति में थे तो आपको एक सख्त कार्यक्रम का पालन करना पड़ता था, और यदि आपको अपने से ऊपर किसी से आदेश मिलता था तो आपको बाकी सब कुछ छोड़ देना पड़ता था। काउंट देरूथ के पास क्षेत्र के स्वामी के रूप में जिम्मेदारियां थीं, जिससे अन्य भोजन एक साथ साझा करना मुश्किल हो जाता था, जबकि केल के छोटे भाई बहन अपनी पढ़ाई के आधार पर अपने भोजन का समय तय करते थे। काउंटेस क्षेत्र के प्रभावशाली घरों की पत्नियों के साथ बातचीत करने के साथ साथ अन्य कार्यों में भी व्यस्त थी। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। केल को अचानक कुछ याद आने के बाद उसने कांटा नीचे रख दिया। हंस घबरा गया। उसने खुद से सोचा कि यह सामान्य केल है। वह चिंतित था क्योंकि उसे नहीं पता था कि कांटा कब उसके चेहरे की ओर उड़कर आ जाए। केल को इस बात की परवाह नहीं थी कि हंस घबराया हुआ है या नहीं, क्योंकि वह अपने विचारों में खोया हुआ था।
कलाकार या शिल्पकार के रूप में बहुत सारे विशेषज्ञ छिपे हुए हैं। रोआन साम्राज्य निर्माण और कला, खासकर मूर्तिकला में काफी उन्नत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रोआन साम्राज्य में बहुत सारा संगमरमर था। इसकी बदौलत हेनिट्यूस क्षेत्र 5वां सबसे अच्छा संगमरमर खनन क्षेत्र बन गया, जिससे बहुत सारा पैसा आया। इसके अलावा काउंट हेनिट्यूस के क्षेत्र का अधिकांश भाग एक पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ था। हालांकि यह उत्तर पश्चिम में स्थित था, लेकिन पहाड़ बेहद उपजाऊ थे, जिससे निवासियों को शराब के लिए पहाड़ों के बीच अंगूर उगाने की अनुमति मिली। हालांकि इन खेतों से शराब की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी इसे पूरे महाद्वीप में सबसे अच्छी वाइन में से एक माना जाता था। हालांकि केल के दिमाग में इन तथ्यों के बजाय मजबूत व्यक्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी थी। वह पूरे दिन अध्ययन कक्ष में बैठकर इसी बारे में सोचता रहा और उसने दोपहर का भोजन भी नहीं किया। इस बेवकूफ जमीन पर इतने सारे विशेषज्ञ क्यों हैं? यह मुरीम नहीं है। यहाँ भी मुरीम की तरह बहुत से सन्यासी विशेषज्ञ थे। इसलिए केल इस निष्कर्ष पर पहुंचे, किसी से भी उलझो मत। एक औसत दिखने वाला शेफ जहर विशेषज्ञ हो सकता है, और मरम्मत की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने तारों से लोगों को बेरहमी से मार डालता है। यह उस तरह की जमीन थी। सांस। केल के मुंह से एक गहरी आह निकली। उसने अभी अभी खुद को मरने से रोकने और शांति से जीने की अपनी योजना पूरी की थी। युवा मास्टर केल, जो एक और आह भरना चाहता था, ने अपनी निगाह सतर्क आवाज के स्रोत की ओर घुमाई। ये डिप्टी बटलर हैंस था। क्या मुझे उनसे कुछ और बनवाना चाहिए? हम। कैल को भौहें सिकोड़ते और अपनी आंखें चौड़ी करके देखते ही हंस ने अपनी आह रोक ली। वह सोच रहा था कि कैल अब टेबल पलट देगा। हंस को नहीं पता था कि काउंट ने उसे कैल की देखभाल करने के लिए क्यों नियुक्त किया है, लेकिन उसने अपनी बढ़ती निराशा को रोक लिया क्योंकि वह कैल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। और केल ने जवाब दिया, आप इतनी स्वादिष्ट चीज का पुनर्निर्माण क्यों करेंगे? उद्धरण चिन्ह ... माफ करें। केल ने अपना कांटा वापस उठाया और मांस को काटा। रात का खाना नाश्ते से भी ज्यादा शानदार था। ये स्वादिष्ट नहीं था क्योंकि उसने किम रोकसू के समय ऐसा कुछ कभी नहीं खाया था, बल्कि इसलिए क्योंकि यह एक असाधारण स्वाद था, यहाँ तक कि मूल केल के लिए भी। किम रोकसू को नहीं पता था कि केल कैसे बड़ा हुआ, लेकिन असली केल को हर उस चीज से परेशानी थी जो फैंसी नहीं थी। उसे यह बात काफी पसंद थी। हर कोई जानता था कि ऐसा ही था और वह सिर्फ सबसे अच्छी चीजें ही लाता था। केल ने अच्छी तरह से पका हुआ लेकिन फिर भी रसीला स्टेक का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला और हंस से पूछा। उसका रवैया ऐसा था कि उसे शिष्टाचार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हंस, ये भोजन किसने बनाया? ये दूसरा शेफ बीक्रोक्स था। ... कैल की अचानक भूख खत्म हो गई। बीक्रोक्स, वह साफ सुथरा था और नौकर रॉन का बेटा था। हालांकि अपने पिता के विपरीत वह हत्याओं में नहीं बल्कि तलवार चलाने में माहिर था। बीक्रोक्स को भी सफाई का बहुत शौक था और वह हर दिन अपनी बेदाग तलवार को तेज करता था, उसी तलवार का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों के सिर को उनके शरीर से अलग कर देता था। उद्धरण ... वह यातना देने में भी माहिर है। इस तरह का आदमी चोई हान की तलवारबाजी की कला की प्रशंसा करता है और उसका अनुसरण करने का फैसला करता है। उसके पिता रॉन उसकी मदद करने के लिए चोई हान से एक सौदा करते हैं और अपने बेटे की खातिर उन दोनों के साथ जाने का फैसला करते हैं। हालांकि वह ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन रॉन अपने बेटे को बहुत प्यार करता है। केल ने मीडियम रेयर स्टेक की ओर देखा जो अंदर से अभी भी हल्का गुलाबी था और उसने कुछ बार उसे निगल लिया। मैं अपने खून को इस स्टेक की तरह बहने नहीं दे सकता। उसने अपनी नज़र हंस की ओर घुमाई जो स्टेक का एक और टुकड़ा काटने और उसे अपने मुंह में डालने से पहले अभी भी उसकी ओर देख रहा था। यह बहुत स्वादिष्ट है। वह रॉन का बेटा है ना? मुझे नहीं पता था कि वह इतना प्रतिभाशाली शेफ है। उद्धरण चिन्ह ... मैं आपका संदेश शेफ बीकरॉक्स तक पहुंचा दूंगा। मुझे यकीन है कि उन्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि युवा मास्टर केल ने उनके खाने की तारीफ की है। क्या ऐसा है? उसे बताए कि मुझे ये स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद आया। उद्धरण चिन्ह ... जी श्रीमान। हंस कठोर भाव से केल की ओर देख रहा था, लेकिन केल ने अपना मन बना लिया था। वह बीकरॉक्स के साथ खिलवाड़ नहीं करने वाला था और अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। केल ने एक बार फिर से निश्चिंत मन से भोजन का आनंद लिया। एक बार जब वह बीकरॉक्स को चोई हान से मिलवा देगा और क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। केल ने पहले ही वह योजना बना ली थी जो उसे ऐसा करने के लिए एक बहुत अच्छी योजना लगी। नाश्ते के समय की तरह ही केल ने बर्तन पूरी तरह से खाली कर दिए। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी जब वह उठा और हंस की ओर देखा।
हंस, अचानक तुम्हें मेरे पास क्यों नियुक्त कर दिया गया? हंस ने डिनर से पहले बताया था कि उसके पिता डेरूथ ने उसे व्यक्तिगत रूप से केल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भेजा था। हालांकि केल को काउंट हेनेट्यूस के परिवार की स्थिति के बारे में पता नहीं था जब चोई हान चले गए, लेकिन हंस बेहद कुशल था और संभवतः आधिकारिक बटलर बनने का सबसे अच्छा मौका सभी डिप्टी बटलरों में से उसके पास था। हंस ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और प्रश्न का उत्तर दिया। काउंट निम को ये सुनकर चिंता हुई कि युवा स्वामी अध्ययन कक्ष में काम करते समय भोजन करना भूल गए हैं और उन्होंने मुझे ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि युवा स्वामी हर भोजन अवश्य खाएं। परिणामस्वरूप मैं युवा स्वामी के लिए केवल भोजन संबंधी कर्तव्यों की देखरेख करूंगा। विशेष रूप से कहें तो भोजन की जिम्मेदारी हंस की थी। क्या ऐसा है? मेरे पिता ने कुछ ऐसा किया जो उन्हें करने की जरूरत नहीं थी। मैं खुद ही ठीक से खाना खा लेता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हंस आकर मुझे नहीं बताता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि खाने का समय हो गया है। केल उपन्यास के पहले 5 खंडों में सभी भाग्यपूर्ण मुठभेड़ों को कोरियाई भाषा में लिखने में व्यस्त था। डाइनिंग रूम से बाहर निकलने के बाद केल हंस की ओर मुस्कुराया। हंस, मेरा अच्छे से ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल, कृपया मेरा भी अच्छे से ख्याल रखना। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। हंस ने जवाब देते हुए थोड़ा हकलाया, लेकिन केल ने उसे जाने दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, केल ने देखा कि रॉन वहां खड़ा है और भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। रॉन, क्या मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए नहीं कहा था? केल ने उसे जाने को कहा क्योंकि वह इस बूढ़े आदमी का चेहरा नहीं देखना चाहता था, लेकिन वह नहीं गया। वह बस केल के इर्द गिर्द मक्खी की तरह घूमता रहा। जब वह स्टडी रूम में था तब रॉन दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन यह भी केल को परेशान कर रहा था। युवा मालिक, आपकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। रॉन को मुस्कुराते हुए देखकर केल ने जीभ चटकाए। फिर वह थोड़ा गुस्से में आ गया। बस हो गया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए जाओ और खाओ। जब मैं तुम्हें खाने के लिए कहता हूं तब भी तुम क्यों नहीं खाते? मेरे पीछे मत आओ। अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम मेरा गुस्सा समझ जाओगे, है ना? केल ने रॉन को अपनी नजरों से धमकाते हुए कहा कि वह नहीं चाहता कि रॉन उसके पीछे आए और वह वापस स्टडी रूम की ओर चला गया। जब उसने पीछे देखा तो रॉन एक कठोर भाव के साथ वहां खड़ा था, जबकि हंस हैरानी से उसकी ओर देख रहा था। क्या मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था? कैल, हत्यारे बूढ़े व्यक्ति के कठोर चेहरे से डर गया और अपना सिर पीछे घुमाकर तेजी से अध्ययन कक्ष की ओर भागा। डेस्क पूरी तरह खाली थी। वह दस्तावेज जिस पर वह कोरियाई भाषा में लिखने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, वह पहले ही आग में जल चुका था। केल ने खुद ऐसा किया था। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो कोरियाई जानता हो, लेकिन उसे सावधान रहना था। उसने सभी नौकरों को भी कहा था कि वे उसकी अनुमति के बिना अध्ययन कक्ष में प्रवेश न करें। मुझे वैसे भी सब कुछ याद है। किम रोक-सू हमेशा से ही उन चीजों को याद रखने में माहिर थे जो उन्हें पसंद थी। कॉमिक बुक, उपन्यास, फिल्में, चाहे वह कोई भी हो, जब तक उन्हें वह पसंद आती थी, वह पात्रों के नाम और रूप याद रखने में सक्षम थे। बेशक अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आता था तो उन्हें उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता था। केल ने कुर्सी पर अपनी पीठ टिका ली और सोचने लगा कि भविष्य में उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मुझे कल चोई हान से मिलना है और यह करना है। उसके होठों के कोने धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। मुझे एक ढाल उठानी है। बिना मरे लंबे समय तक जीना। उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं था। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहला कदम था अपनी सुरक्षा बढ़ाना। दूसरा था रिकवरी का तरीका खोजना। तीसरा था किसी और से ज्यादा तेज होना। चौथा था एक ऐसी ताकत जो उसे नुकसान न पहुंचाए लेकिन दूसरों को मार सके। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि युद्ध के मैदान या ऐसी किसी भी जगह से बचे जहां खून खराबा हो सकता हो। केल ने अपनी इन तथाकथित योजनाओं के बारे में सोचा और संतोष के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। वह सोते समय भी इसके बारे में सोच रहा था। कम से कम उपन्यास में जब समय आएगा तब मुझे पीटा तो नहीं जाएगा। अविनाशी ढाल। केल इस पहली आकारहीन शक्ति के बारे में सोच रहा था जो उसे सोते समय मिलने वाली थी। उसके होठों के कोने जो ऊपर उठ गए थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि वे कभी नीचे आएंगे। भाग्यपूर्ण मुठभेड़ों का कोई मालिक नहीं था। ये पहले आओ पहले पाओ प्रकार का सौदा था। महत्वपूर्ण दिन। अपनी घबराहट को शांत करने और सफल होने के लिए उसे क्या करने की जरूरत थी? केल ने सोचा कि पहला कदम एक भरपूर नाश्ता करना था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस दुनिया में आने के बाद उसने केवल खाना खाया है, लेकिन वह भोजन का आनंद लेने वाला था क्योंकि कल से वह कुछ समय के लिए व्यस्त रहेगा। मैंने सुना है कि कल रात आप अध्ययन कक्ष में सो गए थे।
किसी तरह यह उसी तरह खत्म हो गया। उसने अपने पिता के सवाल का सहजता से जवाब दिया और खाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। ये तथ्य कि उसने अपने पिता की ओर देखा तक नहीं, शायद असभ्य लग रहा था, लेकिन ये ठीक था क्योंकि वह कचरा होने के लिए जाना जाता था। केल ने सबसे पहले खाना खत्म किया और खड़ा हो गया। कुर्सी की चीख की आवाज ने सभी का ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। मैं पहले निकलूंगा। यह उचित शिष्टाचार नहीं था, लेकिन केल के पिता डेरूथ को अपने बेटे से प्यार था, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने केल और खाली प्लेटों को बार बार देखा और फिर मुस्कुराने लगे। जरूर आगे बढ़ो। धन्यवाद। केल को जल्दी से वहां से निकल जाना था क्योंकि आज उसे बहुत सारे काम करने थे। लेकिन डेरूथ ने उसे एक पल के लिए रोक लिया। आज आपको किसी भत्ते की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... मुझे कुछ चाहिए। ये वाकई बहुत पैसे वाला परिवार था। कैल ने ये सुनकर अपनी मुस्कान को रोक लिया कि उसके पिता उसे हंस के जरिए भत्ता भेजेंगे और बिना धन्यवाद कहे ही वहां से चले गए। उसने एक पल के लिए अपने भाई बेसन से नजरें मिलाईं, लेकिन कैल ने इसे अनदेखा कर दिया और डाइनिंग रूम के दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने देखा कि रॉन उसका पीछा कर रहा था और उसने उसे भगा दिया। रॉन, मैं बाहर जा रहा हूं। मुझे मत ढूंढना। मुझे मत ढूंढो। ये केल का कोड था जिससे रॉन को पता चल सके कि वह शहर के पीछे स्थित एस्टेट से शराब पीने जा रहा है। जब भी वह ऐसा करता, रॉन बस मुस्कुराता और उसे सुरक्षित यात्रा करने के लिए कहता। क्या तुम आज अध्ययन कक्ष में नहीं जाओगे? लेकिन किसी कारण से रॉन ने आज एक दुर्लभ प्रश्न पूछा। केल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। रॉन, मुझे नहीं लगता कि यह ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम्हें उत्सुक होने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गया, युवा स्वामी। मैं आपका इंतजार करूंगा। ये सुनकर कि रॉन उसका इंतजार कर रहा होगा, केल के माथे पर और भी अधिक झुर्रियां दिखने लगीं। मेरा इंतजार मत करो। केल ने अपनी उंगली हिलाकर घर के प्रवेश द्वार पर खड़े एक नौकर को इशारा किया और उसके साथ बाहर चला गया। केल अभी भी गुस्से में लग रहा था, इसलिए नौकर ने कुछ नहीं कहा और केल के पीछे पीछे चला गया। घर से बाहर निकलते ही उसे बगीचा और बाहर निकलने का दरवाजा दूर से दिखाई देने लगा। तभी केल ने एक आह भरी और पीछे की ओर झांका। वह बंद होते दरवाजे से रॉन के चेहरे पर अकड़न देख सकता था। मुझे खुशी है कि मैं उससे छुटकारा पाने में सफल रही। वह खुश था कि रॉन ने उसका पीछा नहीं किया। हालांकि केल उस कठोर भाव से डर गया था। आखिरकार वह एक हत्यारा था। केल ने फैसला किया कि वह रॉन के साथ बेहतर व्यवहार करेगा और एस्टेट से बाहर निकलते ही अगली बातचीत शुरू करते हुए उसे नाराज नहीं करेगा। बेशक वह एक गाड़ी पर था। वह थोड़ी देर बाद अपने गंतव्य पर पहुंचा। युवा स्वामी, क्या ये सही जगह है? ड्राइवर ने सावधानी से दरवाजा खोलते हुए पूछा। फिर उसने सामने की दुकान की तरफ देखा। ड्राइवर के चेहरे पर साफ तौर पर उलझन दिख रही थी। हाँ, यही है। केल, जिसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो दूसरों को तो अच्छे लगते लेकिन उसकी अलमारी में सबसे साधारण थे, गाड़ी से बाहर चला गया। उनके आसपास कोई नहीं था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने काउंट की शिखा वाली गाड़ी देखी, वे दूर चले गए थे। कविता के साथ चाय की खुशबू। यह एक चाय की दुकान थी जहां आप चाय पीते हुए कविताएं पढ़ सकते थे। ये साफ सुथरी 3 मंजिला इमारत काफी महंगी लग रही थी। ये सच था कि दुकान का मालिक बहुत अमीर था। वास्तव में एक बड़े व्यापारी संघ की रखेल के नाजायज बेटे के रूप में वह कैल से भी ज्यादा अमीर था। बस एक बात थी कि वह अपनी पहचान छिपाते हुए यहाँ रह रहा था। अगर मुझे सही से याद है तो मालिक वॉल्यूम 3 के आसपास चोई हान से मिलने के लिए राजधानी जाता है। यहीं पर वह दावा करता है कि वह व्यापारी संघ की रखेल का नाजायज बेटा हो सकता है, लेकिन वह व्यापारी संघ का मालिक बन जाएगा। वह आदमी जो चिल्लाता है और चोई हान से कसम खाता है कि वह व्यापारी संघ का मालिक बनेगा। केल ने केवल पहले 5 खंड पढ़े थे और इसलिए उसे नहीं पता था कि वह आदमी कभी उस व्यापारी संघ का मालिक बनेगा या नहीं, लेकिन चूंकि वह मुख्य पात्र के भागीदारों में से एक था, इसलिए वह शायद सफल हो जाएगा। केल ने ड्राइवर की ओर देखा जो पसीने से तरबतर था और उसने आदेश दिया, अब आप जा सकते हैं। माफ करें, क्या आप मुझे एक ही बात 2 बार कहने पर मजबूर करेंगे? नहीं, क्या मुझे आपका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, युवा स्वामी? केल ने चाय की दुकान का दरवाजा खोलते हुए सहजता से उत्तर दिया। हाँ, मैं कुछ देर के लिए यहाँ रहूंगा। घप। वह अपने पीछे ड्राइवर की घप की आवाज सुन सकता था, लेकिन एक बहुत ही स्पष्ट और सुखद आवाज कैल के कानों में भर गई। खनक। एक शांत लेकिन स्पष्ट घंटी की आवाज ने कैल के चाय की दुकान में प्रवेश की घोषणा की। केल प्रवेश द्वार पर खड़ा था और चाय की दुकान के चारों ओर देख रहा था। अभी भी सुबह थी और वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं थे।
केल देख सकता था कि सभी लोग उसे वहां देखकर चौंक गए थे। खैर, उपन्यास में कहा गया है कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं था जो केल के बारे में न जानता हो। वह व्यापारियों के लिए सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 था क्योंकि वह उनकी दुकानों में सब कुछ तोड़ने की प्रवृत्ति रखता था। स्वागत। बहरहाल, इस दुकान के मालिक ने कैले का गर्मजोशी से स्वागत किया। कैले ने उस छोटे सुअर जैसे दिखने वाले आदमी की ओर देखा जिसने काउंटर पर उसका स्वागत किया था। वह अवश्य ही मालिक होगा। अमीर कमीना बिल्लोस। उसका गोल चेहरा और भरा हुआ शरीर निश्चित रूप से एक छोटे सुअर जैसा दिखता था, जैसा कि उपन्यास में वर्णित है। उसका आकर्षण उसकी बेहद चमकदार मुस्कान थी। वह गुल्लक जैसा दिखता है। केल ने एक सोने का सिक्का निकाला और आदेशानुसार उसे काउंटर पर रख दिया। मैं आज पूरे दिन तीसरी मंजिल पर रहने की योजना बना रहा हूं। बिल्लोस ने मुस्कुराते हुए केल को देखा। केल ने किताबों की अलमारी की ओर इशारा करते हुए ऐसा दिखावा किया कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई चाय ऐसी जो कड़वी न हो। क्या आपके यहाँ उपन्यास भी हैं या सिर्फ कविताएं? खटखट। किसी के चाय का प्याला नीचे रखने की आवाज दुकान में गूंज उठी। केल ने सोचा कि किसी ने चाय का प्याला जोर से नीचे रखा है और बिल्लोस की ओर देखा। उसे कविताएं पढ़ने से ज्यादा उपन्यास पढ़ना पसंद था। बेशक, हमारे पास भी बहुत सारे उपन्यास हैं, युवा मास्टर केल। सच? तो फिर सबसे दिलचस्प किताब और एक कप चाय भेजो। हाँ, मैं समझ गया। केल का सोने का सिक्का बिल्लोस के गोल मटोल हाथों पर गिर गया। बिल्लोस ने जब उसे खुले पैसे देने की कोशिश की तो केल ने मुंह फेर लिया। मैं बाद में और चाय पीऊंगा, इसलिए इसे रख लो। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन यह अभी भी बहुत ज्यादा है, युवा मास्टर। एक सोने का सिक्का 1 मिलियन गैलन के बराबर था। उस सिक्के को लेकर, जिसकी कीमत 1 मिलियन कोरियाई वॉन थी, केल ने कुछ ऐसा किया जो वह हमेशा से करना चाहता था। मेरे पास बहुत सारा पैसा है। इसे अपनी टिप समझो। आप कितने अमीर हैं, इस बारे में बात करना। अगर बिल्लोस के पास वास्तव में उससे ज्यादा पैसा है तो कौन परवाह करता है। वह कई भाग्यशाली मुठभेड़ों के बारे में भी जानता था जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। केल ने शांत दिखने की कोशिश की क्योंकि उसने अपनी थोड़ी से पहली मंजिल पर टेबल की ओर इशारा किया। ठीक है, अगर यह बहुत ज्यादा है तो आप यहाँ सभी को मेरी तरफ से एक कप चाय पिला सकते हैं। गोल्डन बेल। वह एक बार ऐसा कुछ करना चाहता था। जब उसने अपने पिता से कहा कि उसे भत्ते की जरूरत है तो उसे 3 सोने के सिक्के मिले जिनकी कुल कीमत 3 मिलियन गैलन थी। युवा मालिक, फिर भी। आह, बहुत हो गया। बस मेरी चाय ले आओ। कचरा होना वाकई अच्छा था। केल ने तीसरी मंजिल पर जाते समय सम्मान दिखाने की परवाह नहीं की। वह अपने पीछे से फुसफुसाहटें सुन सकता था, लेकिन उसे परवाह करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके बारे में पहले से ही काफी अफवाहें थीं। काउंट के परिवार का कचरा। जैसा मैंने सोचा था, अभी तीसरी मंजिल पर कोई और नहीं था क्योंकि सुबह का समय था। केल तीसरी मंजिल के सबसे भीतरी कोने में बैठ गया। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। ये सही जगह है, वह स्थान जहां से आप पश्चिमी शहर के उत्तरी द्वार को सबसे अच्छे से देख सकते हैं। केल ने आज इस स्थान से चोई हान को देखने की योजना बनाई थी। उसे सुबह सुबह गेट से भगा दिया जाता है। चोई हान उस दिशा में आगे बढ़ गया जिसके बारे में उसने अपने सभी प्यारे ग्रामीणों को दफनाने के बाद ग्रामीणों से सुना था। वह पश्चिमी शहर की ओर जा रहा था। चोई हान को इस दुनिया में तब लाया गया था जब वह हाई स्कूल में प्रथम वर्ष का छात्र था, लेकिन वह पहले से ही यहाँ दसियों साल से रह रहा था। बेशक, यह तथ्य कि उसके जीवन का अधिकांश हिस्सा अंधेरे के जंगल में जीवित रहने की कोशिश में बीता, उसे थोड़े विकृत तरीके से परिपक्व बनाता है, और इस तरह वह ऐसी घटना के बाद किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक तर्कसंगत था। मुझे महल में जाकर भगवान को इसकी सूचना देनी होगी। हैरिस गांव भले ही एक सुदूर गांव था, लेकिन यह अभी भी काउंट हेनेट्यूस के अधिकार क्षेत्र में था। यही कारण था कि चोई हान पश्चिमी शहर की ओर चल पड़ा, ताकि कम से कम ग्रामीणों के लिए एक छोटा सा अंतिम संस्कार तैयार किया जा सके। वह उन हत्यारों के बारे में जानकारी जुटाने की योजना भी बना रहा था जिन्हें उसने तब मारा था जब वह अपना संयम खो चुका था, क्योंकि वह उनसे कोई सवाल पूछने में असमर्थ था। हालांकि बदला लेने से पहले मृतकों को ठीक से विदा करना जरूरी था। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वह वास्तव में एक स्नेही व्यक्ति है। लेकिन अंधेरे के जंगल में दसियों साल बिताने के बाद उन सभी लोगों को खो देने से चोई हान के दिमाग में उथल पुथल मच गई। उपन्यास में यही वह समय था जब कैले चोई हान के साथ खिलवाड़ करता है और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। उसे याद आया कि उपन्यास में कैले ने चोई हान से क्या कहा था। मेरे पिता को इसकी क्या परवाह है कि कुछ बेकार गांव वाले मरे हैं या नहीं। मेरे हाथ में शराब का ये प्याला तुम सब बेकार लोगों की जिंदगियों से भी ज्यादा कीमती है।
चोई हान केल के शब्दों पर हंसने लगता है जब वह उससे पूछता है, कितना रोचक विचार है। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि आप अपना विचार बदलेंगे या नहीं। क्या हम इसका परीक्षण करें? उस परीक्षण में केल को इतना पीटा गया कि वह लगभग मर चुका था। आश्चर्यजनक बात यह थी कि केल ने इतनी बुरी तरह पीटे जाने के बाद भी अपना मन नहीं बदला। आह, मुझे ठंड लग रही है। केल ने अपने रोंगटे खड़े होते देखकर अपनी बाह को रगड़ना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से बिलोस द्वारा लाई गई चाय की चुस्की ली। फिर उसने एक बार फिर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे फिर से ठंड लग गई। ये वही बदमाश है। सुबह जैसे ही गेट खुला, एक युवक गेट के पास पहुंचा जिसके कपड़े जगह जगह काले निशान लिए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कपड़े कई जगह से जल गए हैं। वह चोई हान था। चोई हान को देखते ही केल अपनी सीट से नहीं उठे। उसकी गति सराहनीय थी, क्योंकि वह पागलों की तरह इतनी दूरी तक दौड़ा कि आमतौर पर एक गाड़ी को तय करने में 1 सप्ताह लग जाता है, लेकिन परिणामस्वरूप वह एक अस्त व्यस्त व्यक्ति की तरह दिख रहा था। बेशक गांव में होने वाली घटनाएं भी उसके अस्त व्यस्त रूप के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार थीं। जब चोई हान अपना सिर नीचे किए हुए अंदर आया तो गार्ड ने उसका रास्ता रोक लिया। वह पूरी तरह थका हुआ लग रहा था। केल को नहीं पता था कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन वह देख सकता था कि चोई हान गार्ड के सवाल पर अपना सिर हिला रहा था। मुझे यकीन है कि वे पूछ रहे होंगे कि क्या उसके पास कोई पहचान पत्र है। वेस्टर्न सिटी के गार्ड आमतौर पर सौम्य थे, लेकिन नियमों के मामले में वे सख्त थे। वे अपने स्वामी काउंट डेरूथ के व्यक्तित्व की नकल करते थे। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। जैसा कि अपेक्षित था, चोई हान गेट से बाहर चला गया। उसने कोई गुस्सा भी नहीं दिखाया। एक दिन तक लगातार भागने के बाद उसकी थोड़ी सी होश में आए अंतरात्मा ने उसे एक निर्दोष व्यक्ति को न मारने के लिए कहा। चोई हान अब रात होने तक इंतजार करेगा, उसके बाद वह चुपके से शहर की दीवार फांदकर अंदर प्रवेश करेगा। तभी उसकी मुलाकात कैले से होती है, जो शराब पीने में व्यस्त था। चीख! चूंकि केल अकेला था, इसलिए जब वह खड़ा हुआ तो कुर्सी को धकेले जाने की आवाज बहुत तेज लग रही थी। वह नीचे गया और काउंटर पर मौजूद बिलोस को सूचित किया, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मेरी जगह मत छीनना। हाँ, युवा स्वामी, मैं आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चाय की दुकान से बाहर निकलते समय कैल ने बिल्लोस के गोल मटोल चेहरे पर मुस्कुराहट को नजरअंदाज कर दिया। उसने कुछ भी नहीं तोड़ा। केल को दुकान के अंदर से किसी की आवाज आती हुई सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे आज उस अविनाशी शील्ड को अर्जित करने के लिए नींव रखने की जरूरत थी। अविनाशी ढाल, ये किसी भौतिक वस्तु के बारे में बात नहीं कर रहा है। सबसे अच्छी तुलना जादूगर की मन शील्ड से हो सकती है, कुछ ऐसा जिसका वास्तव में कोई भौतिक रूप नहीं है। हालांकि यह मन शील्ड से बहुत अलग था, क्योंकि यह जादू से ज्यादा महाशक्ति के करीब था। मजेदार बात यह थी कि जिस मनुष्य ने शक्ति का सृजन किया, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई, वह एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की सेवा करता था, लेकिन अंततः उसे बहिष्कृत कर दिया गया। इस उपन्यास में सभी प्रकार की अजीब चीजें हैं। किसी भी काल्पनिक दुनिया के इतिहास की तरह इस दुनिया का भी अपना प्राचीन इतिहास था। उस प्राचीन समय में न तो जादू का विकास हुआ था और न ही हथियारों का। इसके बजाय यह एक ऐसा समाज था जहां आपकी अपनी जन्मजात प्रतिभा या अलौकिक घटनाओं से प्राप्त प्रतिभाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। उस समाज में सबसे शक्तिशाली शक्तियां महाशक्तियां, दैवीय शक्तियां और प्राकृतिक शक्तियां थीं। ये बहुत ही आदिम समय था। उनमें से कुछ शक्तियां अब तक बनी हुई हैं, कुछ स्थानों या वस्तुओं में छिपी हुई हैं। अगर आप सही परिस्थितियां पूरी करते हैं तो उन शक्तियों को अपने लिए लेना संभव है। प्राचीन शक्तियां, नायकों को ये शक्तियां मिल जाती थीं। हालांकि ये शक्तियां सहायक शक्तियां थीं, इतनी मजबूत नहीं थीं कि उन्हें नायक के मुख्य आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ये वे शक्तियां थीं जिन्हें केल ढूंढ रहा था, सब कुछ सिवाय दैवीय शक्तियों के। चाहे वह भगवान हो या देवदूत या शैतान, केल उनमें से किसी के साथ भी संबंध नहीं रखना चाहता था। यही कारण था कि केल उन शक्तियों की तलाश कर रहे थे जो लोगों में स्वाभाविक रूप से विकसित होती हैं या प्रकृति से आती हैं। ये सुनिश्चित करने का तरीका है कि मुझे कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये वो शक्तियां थीं जिनकी उसे तलाश थी। तलवारबाजी या जादू जैसी किसी चीज के लिए उसे अभ्यास करने के लिए मेहनत करनी पड़ती। वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। अन्य पुस्तकों के विपरीत, उपन्यास द बर्थ ऑफ ए हीरो में प्राचीन सभ्यता उतनी मजबूत नहीं थी। जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई, जादू और सम्मन कौशल विकसित हुए, जो प्राचीन सभ्यता द्वारा छोड़ी गई प्राकृतिक शक्तियों को पीछे छोड़ गए। महाशक्तियां भी उसी तरह थीं। अधिकांश सूक्ष्म महाशक्तियां वर्तमान समय में इस्तेमाल की जाने वाली आभा के एक ही प्रहार से नष्ट हो जाती थीं।
ऐसा नहीं था कि नायकों ने इन शक्तियों का बिना किसी कारण के ही उपयोग किया। और मेरा लक्ष्य इन सूक्ष्म महाशक्तियों को एकत्रित करके शालीनतापूर्वक मजबूत बनना है। यह एक संतोषजनक लक्ष्य था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वह उस प्राचीन शक्ति को भी जानता था जो इन सूक्ष्म महाशक्तियों को मजबूत कर सकती थी। अपनी योजना में पहला कदम उठाने के लिए केल ने पश्चिमी शहर में छिपी हुई प्राचीन शक्ति की तलाश शुरू कर दी। वह उस शक्ति को अर्जित करने की आवश्यकता जानता था। युवा स्वामी, आपका स्वागत है। केल ने बस बेकर की तरफ सिर हिलाया, जो इतना नीचे झुका हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि उसका सिर जमीन को छू सकता है, जवाब देने के लिए। हौंफना। वह बेकर की हौंफने की आवाज सुन सकता था, लेकिन केल ने ऐसा दिखावा किया कि उसने उसे नहीं सुना। उसे बुरा लगा कि उसकी घटिया प्रतिष्ठा इस बेकर को इतना भयभीत कर रही थी। मुझे कुछ रोटी दो, माफ करें। केल ने बेकरी में रखी सारी ब्रेड की ओर इशारा किया और सख्ती से जवाब दिया। यहां से लेकर वहां तक सब कुछ। खनखनाहट। केल ने जो सोने का सिक्का निकाला था वह काउंटर पर घूमने लगा। सब कुछ पैक कर लो। केल के बोलते रहने पर बेकर वहीं जड़वत हो गया। 2 या 3 और सोने के सिक्के एक सप्ताह की रोटी के लिए पर्याप्त होंगे, है ना? बेकर की नजर, जो सोने के सिक्के पर थी, अब कैल की तरफ चली गई। रोटी के लिए यह पैसे बहुत ज्यादा थे। कैल ने बेकर की कांपती आंखों का जवाब सिर्फ धैर्यपूर्वक दिया। अगर आप नहीं चाहते तो मैं कहीं और जा सकता हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। युवा मालिक, मैं इसे जल्द से जल्द पैक कर दूंगा। बेकर पहले से अलग कारण से बेहद सम्मानजनक था क्योंकि वह तेजी से इधर उधर घूम रहा था। कुछ मिनटों के बाद केल अपने कंधे पर ब्रेड से भरा बैग लेकर बेकरी से बाहर चला गया। हालांकि यह सिर्फ रोटी थी, लेकिन इसका वजन काफी ज्यादा था। वजन देखकर केल की भौहें तन गईं और उसने बेकर को अनदेखा कर दिया जो उसे सड़क पर जाते हुए देख रहा था। केल इत्मीनान से सड़क पर चल रहा था। उसने देखा कि जो कोई भी उससे नजर मिलाता था वह तुरंत मुड़कर चला जाता था। ज्यादातर लोग तो उससे नजर मिलाने से बचने के लिए भाग भी जाते थे। ये वास्तव में कोरिया से अलग है। ये वास्तव में एक काल्पनिक दुनिया है। केल ने इस बाजार में घूमते हुए चारों ओर देखा, जो एक विशिष्ट काल्पनिक अनुभव दे रहा था। जब भी वह किसी व्यापारी से नजर मिलाता तो वे चौंक जाते और उसकी नजरों से बचते। टीएस केल ने वाकई अतीत में अपने कूड़े के खिताब को सही साबित किया होगा। केल अपने बारे में बकवास कर रहा था जब वह बाजार से गुजरकर वेस्टर्न सिटी के पश्चिमी हिस्से की ओर जा रहा था। ये झुगी बस्ती पश्चिम दिशा में स्थित है। कोई भी इलाका कितना भी समृद्ध क्यों न हो, वहां हमेशा गरीब लोग ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग शायद यही उम्मीद करेंगे कि कुछ ऐसा ही होगा। यह एक भाग्यशाली मुलाकात है जो आप गरीबों के साथ भोजन साझा करके कमा सकते हैं। दुर्भाग्यवश मामला ऐसा नहीं था। केल को महसूस हुआ कि झुगी झोपड़ियों में घुसते ही लोग उसे घूर रहे थे। ये वह जगह थी जहां सबसे आलसी और सबसे दुष्ट लोग एक साथ रहते थे। हालांकि गरीब लोग अपने स्वामी काउंट का चेहरा नहीं जानते होंगे, लेकिन वे केल का चेहरा जानते थे। जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, उन्हें उस व्यक्ति पर और भी अधिक ध्यान देने की जरूरत थी जो बाजार, पब, प्लाजा या फिर आप जो भी नाम ले, वहां हंगामा मचा सकता था, और केल ने शायद वहां भी हंगामा मचाया होगा। टस्क। हालांकि वे कैल के बारे में ये सारी कहानियां जानते थे, लेकिन वे कैल के बैग में रखी रोटी की मीठी खुशबू को रोक नहीं पाए। कैल ने इन सब की नजरों को अनदेखा करते हुए चलना जारी रखा। गंदे पानी से उसके महंगे चमड़े के जूते की नोक गंदी होने लगी। केल की नाक में भी एक अनजानी बदबू भर गई, जिससे वह स्वाभाविक रूप से भौहें सिकुड़ने लगा। इससे वह और भी तेज चलने लगा। झुग्गियां एक छोटी पहाड़ी के एक तरफ थीं और पुराने घरों से बनी थीं। कैल उस पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसके पीछे चल रहे लोगों की निगाहें और कदम भी कम होने लगे। शायद कैल की तीखी निगाहों ने भी इसमें भूमिका निभाई। यहाँ बेहतर है। बदबू से मुक्त होने के बाद केल पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हो गया और पश्चिमी शहर की ओर देखने के लिए मुड़ गया। बेशक ये पहाड़ी काउंट की संपत्ति जितनी ऊंची नहीं थी, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे क्षेत्र के स्वामी को उस झुगी से नीचे कहीं रहने की अनुमति देते। केल को होश आया और वह एक पेड़ की ओर बढ़ा, जो चारों तरफ से बाड़ से घिरा हुआ था। बाड़, जो केल के शरीर की चौड़ाई के बराबर तख्तों से बनी थी, उसका एक प्रवेश द्वार सड़ चुका था। केल द्वारा बाड़ को धक्का दिए जाने पर यह आसानी से टूट गया। यह विशाल वृक्ष सैकड़ों वर्षों से टिका हुआ था। झुगी झोपड़ियों में पेड़ों को आमतौर पर जलावन की लकड़ी के रूप में काट दिया जाता था या उनकी परतें छीलकर बेकार कर दी जाती थीं, लेकिन यह वृक्ष ऐसा नहीं था। कारण सरल था।
कारण कैल के कानों में सुना जा सकता था। ये दो लोग थे जो झुगी झोपड़ियों से अंत तक उसके साथ रहे थे। तुम उस तीव्र वृक्ष के पास नहीं जा सकते। केल ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने एक और चिंतित आवाज भी सुनी, तुम वहां नहीं जा सकते। यह एक आदमखोर पेड़ है। एक आदमखोर पेड़। जो कोई भी इस पेड़ पर लटकता था वह रातों रात मम्मी बन जाता था। इसके अलावा इस पेड़ पर गिरने वाला कोई भी खून तुरंत गायब हो जाता था। आखिरकार इस पेड़ के चारों ओर केवल मिट्टी ही थी। घास और यहाँ तक कि खरपतवार भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ये वही पेड़ था जिसे केल ढूंढ रहा था। बहुत समय पहले प्राचीन काल में एक व्यक्ति था जिसे भोजन इतना प्रिय था कि पूजा स्थल से उसे बाहर निकाल दिया गया। वह व्यक्ति भूख से मर गया। कहा जाता है कि यह पेड़ उसके शरीर के ऊपर उगाया था और उस व्यक्ति की द्वेष और ताकत दोनों इसी पेड़ में थी। केल जिस अविनाशी ढाल की तलाश कर रहा था वह यही थी। ये कितना आदिम, रहस्यमय और विचित्र था। अधिकांश प्राचीन शक्तियां इसी तरह रहस्यमय थीं। केल ने बैग से एक रोटी निकाली और ध्यान से एक छेद देखा जो एक वयस्क के सिर के आकार का था। उसे अपना काम शुरू करने से पहले उस आवाज के मालिक को दूर भेजना था। हालांकि केल के कुछ कहने से पहले ही आवाज इस बार और भी तेज हो गई क्योंकि वे अब बाड़ के बाहर से केल को नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वह नीचे झुका हुआ था। आवाज काफी हिल रही थी। तुम मर जाओगे, ऐसा मत करो। केल ने अपनी उंगलियों से अपनी कनपटियां दबाईं। सांस। जैसे जैसे वह पहाड़ी की चोटी पर स्थित आदमखोर पेड़ के करीब पहुंचता गया, उसके पीछे चलने वाले लोगों की संख्या कम होती गई, तथापि उस आवाज का मालिक उसका पीछा करता रहा। आप जहां भी जाएं, वहां हमेशा कुछ न कुछ नाक में दम करने वाले लोग मौजूद रहते हैं। केल ने अपना सिर घुमाते हुए भौहें सिकुड़ी। जब उसने ऐसा किया तो उसने एक लड़की को देखा जो लगभग 10 साल की लग रही थी, अपने छोटे भाई का हाथ थामे हुए उसे देख रही थी। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। ये देखकर कि केल भौहें सिकुड़कर उसे घूर रहा है, युवा लड़की लड़खड़ा गई और बड़बड़ाने लगी। यह एक आदमखोर पेड़ है। तुम मर जाओगे। मैं नहीं मरूंगा। केल ने बैग से 2 रोटियां निकाली और उसे छोटी लड़की की ओर फेंक दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि रोटियां जमीन पर लुढ़क गईं, क्योंकि वे सभी अलग अलग पैक की गई थीं। ये लो और चले जाओ। युवा लड़के ने तुरंत रोटी पकड़ ली, लेकिन युवा लड़की अभी भी हिचकिचा रही थी। अंत में केल को अपनी पहचान का उपयोग करने की आवश्यकता थी। वह खड़ा हुआ और अपना सिर बाढ़ के बाहर धकेल दिया। तुम दोनों कैले नामक कूड़े के बारे में नहीं जानते। छोटी लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। उसके छोटे भाई ने अपनी बहन के लिए दूसरी रोटी उठाने से पहले केल की ओर देखा और उसकी बांह खींचने लगा। नूना, आहा। युवा लड़की को जब खींचा जा रहा था तब भी वह पेड़ और केल को बार बार देख रही थी। तुम मर नहीं सकते। केल ने उस युवा लड़की पर जीभ चटकाई जो लगातार यही कह रही थी। फिर उसने ये सुनिश्चित किया कि कोई और आसपास तो नहीं है, क्योंकि वह पेड़ के नीचे बैठ गया था। जब तक कोई बाढ़ के पास नहीं आ जाता तब तक कोई नहीं देख सकता था कि वह क्या कर रहा है। आए शुरू करें। उसने बैग से एक रोटी निकाली और उसे उस छेद में डालना शुरू किया। उसका हाथ जल्द ही पेड़ के नीचे अंधेरे में गायब हो गया और केल को ठंड का एहसास हुआ क्योंकि उसके हाथ में रोटी गायब हो गई थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा हाथ अंदर खींच लिया गया हो और उसने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया। पेड़ के नीचे गड्ढे में अभी भी वैसा ही अंधेरा था। यदि आप किसी द्वेष के साथ मरते हैं तो आपको उस द्वेष को दूर करना होगा। यह आदमखोर पेड़ वास्तव में आदमखोर पेड़ नहीं था। यह एक ऐसा पेड़ था जो कुछ भी खा सकता था। यह उस शक्ति का साइड इफेक्ट था जो भूख से मरने वाले व्यक्ति द्वारा पीछे छोड़ी गई थी। लेकिन ऐसी चीज का किसी प्राचीन शक्ति से संबंधित होना, यह हास्यास्पद था, लेकिन इससे और अधिक यथार्थवादी बनाता था। मुझे याद है कि उसमें कहा गया था कि मुझे इसे तब तक खिलाना है जब तक कि अंधेरा दूर न हो जाए। पेड़ के नीचे गड्ढे में जो अंधेरा था वह छाया का परिणाम नहीं था। यह द्वेष से उत्पन्न अंधेरा था। ऐसा दूसरे लोगों के साथ नहीं किया जा सकता था। एक व्यक्ति को तब तक बड़ी मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना जारी रखना था जब तक कि अंधेरा गायब न हो जाए। एक बार जब अंधेरा गायब हो जाता है तो नीचे छिपा हुआ प्रकाश दिखाई देता है। एक बार जब वह उस प्रकाश को खा लेगा तो अविनाशी ढाल केल की हो जाएगी। जितना चाहो खाओ। केल ने बैग का मुंह छेद में डाला और सारी रोटी उसमें खाली कर दी। सामान्य स्थिति में वह छोटा छेद रोटी से भर जाना चाहिए था, लेकिन केल द्वारा बैग हटाने के बाद केवल अंधेरा ही रह गया। मुझे लगता है मुझे लगभग 10 और बड़े बैगों की आवश्यकता होगी। छेद में अंधेरा पहले की तुलना में थोड़ा कम हो गया था। 10 बैग। केवल केल जैसा व्यक्ति जिसके पास 3 मिलियन गैलन की अनुमति है, ही ऐसी बात कह सकता है।
रंबल, पेड़ से एक अजीब सी चीख गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह भूखा है और खाना मांग रहा है। कईल को लगा कि अंधेरा अचानक उसे पकड़ लेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये थोड़ा डरावना है। केल जल्दी से उठ गया। उसे लगा कि उसे यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। एक बेवकूफाना द्वेष क्या कर सकता है। लोलुपता एक डरावनी चीज थी। मैं कल वापस आऊंगा। केल ने गड़गड़ाते हुए पेड़ को ऐसे अलविदा कहा जैसे वह कोई इंसान हो और बाड़े से बाहर निकल गया। झुग्गी झोपड़ियों में घुसते ही केल ने देखा कि भाई बहन रोटी खा रहे हैं। जो व्यक्ति ये दावा कर रहा था कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह एक आदमखोर पेड़ था, वे दोनों रोटियों का आनंद ले रहे थे। उन्हें स्वाद अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वे दोनों बहुत खुश लग रहे थे। माए माए, केल ने भाई बहनों की निगाहों को अनदेखा करने से पहले उन पर नागभान सिकोड़ी। हालांकि उनकी निगाहें उस पर नहीं बल्कि उस थैले पर थीं जो पहले रोटी से भरा हुआ था लेकिन अब खाली था। वे शायद उत्सुक थे, लेकिन वे क्या कर सकते थे? वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये बच्चे शायद आदमखोर पेड़ के पास जाने से भी बहुत डरते थे। हालांकि हमेशा सुरक्षित रहना अच्छा होता है। अगर वे पेड़ पर चढ़ गए और अपना सिर छेद में डाल दिया और खा लिए गए तो ये बुरा होगा। झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को कोई डर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें चावल के एक दाने से ज्यादा अपनी जेब में आने वाले एक पत्ते से ज्यादा कीमती लगता है। मौत हमेशा उनके इर्द गिर्द रहती है, इसलिए उन्हें मौत से डर नहीं लगता। उन्हें मौत से ज्यादा भूख से डर लगता है। ये कुछ ऐसा था जो द बर्थ ऑफ ए हीरो में लिखा गया था। यही कारण था कि केल ने भाई बहन की जोड़ी से बात करने का फैसला किया। अगर कल तुम्हें फिर से रोटी खानी हो तो कुछ मत कहना। दोनों भाई बहनों ने कुछ नहीं कहा। वे तुरंत कईल के आदेश का पालन करने लगे। छोटी लड़की, जो पहले झिझक रही थी, ने अपने भाई के मुंह पर हाथ रखा और कईल को न देखने का नाटक किया। कईल मुस्कुराया और सोचा कि वह बहुत होशियार है क्योंकि वह जल्दी से झुग्गियों से चला गया। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, जो जानते थे कि केल पहाड़ी की चोटी पर चला गया है, उसे देखकर आश्चर्यचकित थे कि वह अब क्या पागलपन कर रहा है, लेकिन केल को उस तरह की निगाहें पसंद थीं। झुग्गी झोपड़ियों के बाहर के लोग भी कैले को अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन कैले को उनकी परवाह नहीं थी। आह, युवा मास्टर, आप वापस आ गए। जब केल चाय की दुकान पर वापस आया तो बिल्लोस ने बहुत प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वागत किया। हाँ, मेरे लिए एक नया कप चाय लाओ। इस बार एक ताज़ा कप। केल तीसरी मंजिल पर अपनी सीट पर वापस चला गया। इस समय वहां काफी भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन तीसरी मंजिल पर कोई और नहीं था। वे सभी काउंट के परिवार के कचरे से बच रहे थे। यही कारण था कि केल आराम कर सकता था। ये लीजिए युवा स्वामी, आपकी चाय। मैं कुछ मिठाइयाँ भी लाया हूँ। आह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। केल ने चाय की चुस्की लेते हुए सिर्फ शहर के दरवाजे की ओर देखा। बिलोस ने केल के चेहरे पर एक अजीब भाव देखा, इससे पहले कि वह चुपचाप तीसरी मंजिल से चला जाता। केल को किसी का शुक्रिया अदा करते हुए सुनना अजीब था। केल ने खिड़की से बाहर देखते हुए चाय और मिठाइयाँ मंगवाना जारी रखा, जब तक कि आसमान धीरे धीरे नारंगी रंग में नहीं बदल गया और सूरज डूब नहीं गया। वो तभी उठा जब रात हो गई और बाहर अंधेरा हो गया। अब समय आ गया था उस खतरनाक आदमी से बातचीत करने का जो दीवार के बाहर से आएगा।